हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए भूगोल विषय की पाठ्य योजना लेकर आई हूं, जिसका प्रकरण है वायुमंडल। आइए देखते हैं कि वायुमंडल के लिए पाठ्य योजना कैसे तैयार करेंगे। इसके लिए हम सबसे ऊपर लिखते हैं पाठ्य योजना संख्या, फिर लिखेंगे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, उसके बाद लिखते हैं विद्यालय का नाम। विद्यालय का नाम वो होता है जहाँ पे आप प्रशिक्षण लेते हैं। उसके बाद हम इस तरह से एक टेबल बनाते हैं जिसके अंतर्गत इन 6 बिंदुओं को लिखा जाता है। पहला बिंदु है दिनांक, जिसमें वो दिनांक होगा जिस दिन आप शिक्षण कार्य करेंगे। दूसरा है कक्षा, तो ये कक्षा 7 के लिए बना है। फिर है विषय, विषय सामाजिक विज्ञान। उप विषय भूगोल है। चक्र 7वां है और अवधि जो है 40 मिनट की होती है। उसके बाद हेडिंग डालते हैं प्रकरण, तो प्रकरण है हमारा वायुमंडल। प्रकरण डालने के बाद नंबर आता है सामान्य उद्देश्य का। तो सामान्य उद्देश्य जो होता है वो आपके भूगोल विषय से संबंधित होगा। तो इसमें आप जो भी उद्देश्य लिखेंगे उसमें भूगोल विषय को ध्यान में रखते हुए ही लिखेंगे। तो आप इसमें 4 से 6 उद्देश्यों को लिख सकते हैं। तो इसमें हमारा पहला उद्देश्य है छात्रों को भूगोल के द्वारा स्थल संबंधित तथ्यों की जानकारी देना। दूसरा, भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार मानव जीवन को अनुकूल बनाने का ज्ञान प्रदान करना। तीसरा, छात्रों को प्राकृतिक सौंदर्य का सच्चा ज्ञान प्रदान करना। चौथा, छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। पांचवा, छात्रों को सामाजिक एवं मानसिक विकास करना। और छठा है छात्रों को सामाजिक विज्ञान की उपयोगिता को बताना। तो इस तरह से हमने 6 सामान्य उद्देश्य दे दिए हैं। सामान्य उद्देश्य के बाद नंबर आता है विशिष्ट उद्देश्य का। तो विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वो आपके प्रकरण से संबंधित होता है। तो विशिष्ट उद्देश्य 3 तरह के दिए जाते हैं। पहला विशिष्ट उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो इसके अंतर्गत हम लिखते हैं कि छात्र वायुमंडल की गैसों के बारे में जान सकेंगे या ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। और दूसरा है छात्र वायुमंडल की परतों के बारे में जान सकेंगे। दूसरा उद्देश्य होता है बोधात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत हम लिखते हैं कि छात्र वायुमंडलीय गैसों को समझ सकेंगे। और दूसरा है छात्र वायुमंडल की विभिन्न परतों के महत्व को समझ सकेंगे। तीसरा उद्देश्य है क्रियात्मक उद्देश्य, जिसमें छात्र अपना खुद एक्टिविटी करेगा, खुद कार्य करेगा। तो इसके अंतर्गत हम लिखते हैं कि छात्र वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। और दूसरा, छात्र वायुमंडलीय दाब के महत्व को बता सकेंगे। तो ये हो गया आपका क्रियात्मक उद्देश्य। उसके बाद हम नंबर आता है सहायक सामग्री का। तो इसमें लिखते हैं कि प्रकरण से संबंधित चार्ट पेपर, रोलिंग बोर्ड, चौक, डस्टर आदि। और फिर लिखते हैं पूर्व ज्ञान का नंबर आता है। तो उसमें हम लिखते हैं कि छात्र वायुमंडल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर नंबर आता है प्रस्तावना प्रश्न का। प्रस्तावना प्रश्न में हम प्रकरण के लिए प्रश्न बनाते हैं। ठीक है, प्रकरण निकाला जाता है तो इसके लिए इस तरह से एक टेबल बनाना पड़ता है जिसमें 3 कॉलम होते हैं। तो जो फर्स्ट कॉलम इस तरह से कॉलम है, तो पहला क्रम संख्या, दूसरा छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक कथन, और तीसरा कॉलम जो होता है छात्र कथन का होता है। तो शिक्षिका प्रश्न करती है कि बच्चों, हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो बच्चे क्या आंसर करेंगे कि हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। फिर हम क्या करेंगे, जो बच्चों ने आंसर किया उसको लेके हम अगला प्रश्न बनाएंगे कि अच्छा, तो 8 ग्रहों में हम सब किस ग्रह पर रहते हैं। तो बच्चे क्या आंसर करेंगे, हम सब पृथ्वी पर रहते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि पृथ्वी के चारों ओर क्या है। पृथ्वी को लेके बनाया क्वेश्चन, तो बच्चे क्या बता देंगे कि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि आंसर को लेके ही प्रश्न बनाना, ये ध्यान दीजिएगा कि वायुमंडल के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चे क्या है अपना संभावित आंसर देंगे। उसके बाद क्या होगा, संभावित आंसर के साथ बच्चे कुछ मौन हो जाएंगे, क्योंकि हमने एक 1 वर्ड आंसर नहीं है, ये लार्ज आंसर है। तो ये समस्यात्मक हो जाएगा बच्चों के लिए। जब जैसे ही बच्चे मौन होंगे उनके लिए समस्यात्मक हुआ, तो हम क्वेश्चन जो है हम उद्देश्य कथन कहेंगे कि बच्चों, आज हम लोग भूगोल विषय के अंतर्गत वायुमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। फिर नंबर आता है प्रस्तुतिकरण का। तो प्रस्तुतिकरण के लिए इस तरह से 5 कॉलम बनाए जाते हैं। तो जिसमें पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा है शिक्षण बिंदु, तीसरा छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन, चौथा है छात्र क्रिया और 5वां है श्यामपट्ट कार्य का। तो हमारा पहला शिक्षण बिंदु है वायुमंडल की संरचना। तो हम क्या करेंगे, पहले विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे बच्चों से कि बच्चों, जीवित रहने के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है। तो बच्चे क्या आंसर करेंगे, ऑक्सीजन। ठीक है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे कि ऑक्सीजन गैस कहाँ उपस्थित रहती है। तो बच्चे आंसर करेंगे वायुमंडल में उपस्थित रहती है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि वायुमंडल के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चे क्या है यहाँ पे मौन हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण देंगे, कैसे स्पष्टीकरण देंगे, देखिए। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों के मिश्रण का एक आवरण होता है जिसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल कई 100 किलोमीटर की मोटाई तक फैला हुआ है।
वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन तथा 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। शेष 1% में CO2, H2, हीलियम तथा ओजोन आदि सम्मिलित हैं। वायुमंडल में गैसों के अलावा जलवाष्प और धूल के कण भी पाए जाते हैं। तो ये हमने क्या बता दिया, वायुमंडल की संरचना और वायुमंडल गण। उसके साथ ही साथ इसको हम इधर श्यामपट्ट पे भी, श्यामपट्ट कार्य में भी लिख के दिखा देंगे। ठीक है, तो वायुमंडल का संगठन है ये। इस तरह से हमने डायग्राम बना के समझा दिया बच्चों को कि डायग्राम बनाया कि 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% जो है अन्य गैसें हैं। तो अन्य गैसें कौन कौन सी हैं, तो उसमें क्या क्या लिख दिया, अन्य गैसों में ब्रैकेट में लिख दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, नियॉन है, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन आदि है। और क्या दिखा दिया श्यामपट्ट पे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन को मिलाकर कुल 99% जो गैस उपस्थित होती है वो क्या किससे किससे मिलकर बनी होती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है। लिख के बता दिया बच्चों को। उसके बाद हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लेंगे। क्वेश्चन पूछ लिया कि नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन मिलकर वायुमंडल की कितने प्रतिशत गैस बनाती हैं, तो बच्चे क्या आंसर करेंगे, 99% बनाती हैं। फिर पूछा कि वायुमंडल में अन्य गैसें कितनी प्रतिशत होती हैं, तो रिमेनिंग कितना हुआ, 1%, तो बच्चे आंसर कर देंगे 1% हुआ। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा शिक्षण बिंदु शुरू करेंगे। दूसरा शिक्षण बिंदु है वायुमंडल की परतें। तो फिर इससे रिलेटेड विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे कि अच्छा बच्चों ये बताओ किस मौसम में हवा में धूल के कण अधिक होते हैं, तो बच्चे आंसर करेंगे कि गर्मी के मौसम में धूल के कण अधिक दिखाई देते हैं। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न पूछ लिया कि वायुमंडल में कितनी परतें होती हैं, तो बच्चे क्या है, मौन हो जाएंगे, समस्यात्मक हो गया। तो हम आप क्या करेंगे, स्पष्टीकरण देंगे कि तापमान और वायुमंडल के घनेपन के आधार पर वायुमंडल को 5 परतों में बांटा जाता है। तो पहला परत क्या है, उसका नाम है क्षोभ मंडल। ठीक है, तो क्षोभ मंडल क्या है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। यह धरातल से लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। वह वायुमंडल का सबसे घना भाग है और मौसम संबंधी अनेक घटनाएं जैसे कोहरा, बादल, ओला, आंधी, तूफान, बादलों का गरजना, बिजली चमकना आदि इसी परत में घटित होता है। और साथ ही साथ इधर श्यामपट्ट पे भी साइड में लिख के दिखा दिया ये वाला पोर्शन की क्षोभ मंडल जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, क्षोभ मंडल के लिए थोड़ा सा एक लाइन इधर श्यामपट्ट पे भी लिख के दिखा दिया। उसके बाद क्षोभ मंडल के बाद जो दूसरा परत है वो कौन सा है, वो है समताप मंडल का। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। फिर तीसरा है मध्य मंडल। फिर वो क्या है, इसमें उल्कापात यानी टूटते तारे की घटना घटित होती है। ठीक है, फिर चौथा आयन मंडल। इसमें लिखते हैं कि इस मंडल के द्वारा रेडियो तरंगें पृथ्वी की ओर परावर्तित की जाती हैं, जिससे हमें रेडियो एवं टेलीविजन का प्रसारण सुनाई एवं दिखाई देता है। फिर पांचवा है वायुमंडल। इसमें हम लिखते हैं कि यह वायुमंडल की सबसे बाहरी परत होती है जिसमें हाइड्रोजन व हीलियम गैस पाई जाती है। ठीक है, तो उसका साथ साथ इधर श्यामपट्ट पे भी लिख के दिखा दिया, बना के दिखा दिया कि किस तरह से 5 परतें हैं। सबसे नीचे पृथ्वी है, श्यामपट्ट पे दिखाया। फिर उसका क्षोभ मंडल है जो कि 0 से 15 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद दिखा दिया कि समताप मंडल है दूसरा, तो वो 15 से 50 किलोमीटर की दूरी पे है। फिर तीसरा दिखा दिया मध्य मंडल जो कि 50 से 80 किलोमीटर है। फिर चौथा दिखा दिया आयन मंडल जो कि 60 से 640 किलोमीटर है। उसके बाद सबसे बाहर की ओर दिखा दिया वायुमंडल जो कि 640 किलोमीटर के बाहर का है। तो ये हमने जो है अपना श्यामपट्ट पे डायग्राम बच्चों को बना के दिखा देंगे कि इस तरह से जो है 5 परतें वायुमंडल की पाई जाती हैं। ठीक है, और ये हेडिंग डाल दिया। ये जो है चित्र किसका बना है, वायुमंडल की परतों का बना है। फिर उसके बाद बोधात्मक प्रश्न पूछ लेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, बोधात्मक प्रश्न पहला पूछ लिया कि मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं, तो बच्चे क्या आंसर करेंगे कि मौसम संबंधित घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। फिर दूसरा प्रश्न पूछ लिया कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो बच्चे क्या आंसर करेंगे कि ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। तो इस तरह से हमने 2 क्वेश्चन पूछ लिया। उसके बाद आप चाहें तो और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हमने एक और क्वेश्चन पूछ लिया कि अच्छा बच्चों ये बताओ रेडियो तरंगे किस मंडल में परावर्तित की जाती हैं, तो बच्चे आंसर कर देंगे कि आयन मंडल में परावर्तित की जाती हैं। तो इस प्रकार से हमने इस तरह 3 जो है बोधात्मक प्रश्न पूछ लिए हैं।
ठीक है। तो आप जैसे ज्योग्राफी में 2 से 3 शिक्षण बिंदु देंगे, जो कि 2 शिक्षण बिंदु इतना बड़ा हो गया क्योंकि हमें 40 मिनट के अंदर फिनिश करना है, तो हमने सिर्फ इसमें 2 शिक्षण बिंदु दिया है। ठीक है। उसके बाद अगला नंबर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न का। तो हमने इसमें 3 प्रश्न पूछ लेना है, जो आप पढ़ाए हैं उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछने होते हैं। तो पहला प्रश्न पूछ लिया कि वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन उपस्थित है। फिर दूसरा प्रश्न पूछ लिया कि वायुमंडल की कुल कितनी परतें हैं, उनके नाम बताइए। और तीसरा पूछ लिया कि क्षोभ मंडल धरातल से कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। इस तरह से हमने 3 पुनरावृत्ति प्रश्न पूछ लिए। उसके बाद नंबर आता है श्यामपट्ट सारांश का। तो श्यामपट्ट सारांश में हमने 2 चीजें, जो 2 शिक्षण बिंदु पढ़ा है उनके बारे में बता दिया कि वायुमंडल क्या है। तो बता दिया इसमें कि पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों का आवरण होता है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन को मिलाकर कुल 99% गैस होती है तथा शेष 1% में अन्य गैसें होती हैं। इस तरह से समझा भी दिया। ठीक है। उसके बाद बताया वायुमंडल की परतें। वायुमंडल की कुल 5 परतें होती हैं। कौन कौन सी? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। तो 5 परतों का नाम लिख के दिखा दिया। ठीक है। ये हो गया श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश के बाद नंबर आता है गृह कार्य का। तो गृह कार्य में हमने क्वेश्चन पूछ लिया बच्चों से कि बच्चों वायुमंडल की विभिन्न परतों के कार्यों को याद करके आना है। तो ये हो गया हमारा गृह कार्य। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की पाठ्य योजना वायुमंडल के बारे में। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। बाय।